हेलो एवरीवन, एड्यूडेट बाय नेहरा सर वेलकम यू ऑल। तो आज फिर मैं आपके सामने एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये अपनी एक क्लास सीरीज रहेगी, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था। 20 क्लासेस इसके अंदर रहेगी और 20 में से ये अपनी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने अभी तक वो क्लास वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो क्लास ज़रूर वॉच करें। हाईली बेनिफिशियल क्लासेस ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रहेंगी। इसके साथ साथ एंटोनिम की क्लास सीरीज भी अपनी चल रही है और मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी अभी करना चाहता हूँ। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, जैसे कि द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। इन सोर्सेज से लिया गया जो जीके है, ऑब्जेक्टिव जीके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, उसकी क्लास कल रहेगी और डे आफ्टर टुमारो अर्लियर इन द मॉर्निंग वो क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप बिल्कुल बने रहिएगा और हर तरह की क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पर रहने वाली है, चाहे आपकी वोकैब से संबंधित हो, करंट अफेयर्स से संबंधित हो। आगे मैं जीएस की क्लासेस भी आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई क्लास अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाईली बेनिफिशियल क्लास है अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैब को इन्हांस करना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए इंडिस्पेंसिबल है। चलिए, विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है, मैं 26 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 1 to 25 हम फर्स्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। डीप क्रैक, दरार, या फिर क्रैक को हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं। बहुत ही गहरी दरार अगर ज़मीन में आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है। चलिए ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप अपना आंसर ज़रूर सोच करके रखें और फिर देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो मैं सबसे पहले डी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिट, पिट आपने सुना भी होगा, इसका मीनिंग होता है गड्ढा। पिट का मीनिंग क्या होता है? गड्ढा। पिच का मीनिंग खाई। और अपर्चर का मीनिंग होता है जब कोई जैसे स्मॉल ओपनिंग के बारे में हम बात करें। अपर्चर, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? एक्सट्रीमली डीप ओपनिंग। अपर्चर स्मॉल ओपनिंग होता है, एक्सट्रीमली डीप ओपनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये अपना आंसर ए, चास्प, राइट रहेगा। देखिए, यही कन्फ्यूज़न होता है, हम पढ़ लेते हैं कि सिनोनिम अपर्चर भी ओपनिंग होता है, चास्प भी ओपनिंग होता है और क्रैक भी ओपनिंग होता है, लेकिन सेंस पर हमें जाना होता है। तो सेंस के अकॉर्डिंग अपर्चर क्या रहेगा? स्मॉल ओपनिंग, चेस्ट डीप ओपनिंग रहेगा। तो हमारा आंसर इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा? चेस्म रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड होने को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, अपना आंसर ज़रूर सोच लिया करें। फर्स्ट है पॉलीगैमी। गैमी का मीनिंग होता है मैरिज, पॉली का मीनिंग बहुत ज़्यादा, मैनी। तो जिसके बहुत ज़्यादा विवाह हो उसको क्या बोला जाता है? पॉलीगैमी। तो अपना आंसर ये नहीं हो सकता। और पोली एंड्री, पोली यहाँ पर भी मैनी हो गया, एंड्री ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले हम आगे के दो ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। और डिबॉचरी, ये कि ऐसा वर्ड है जो बार बार हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। डिबॉचरी का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जिसका मतलब अनैतिक व्यवहार हो, जिसका इमोरल बिहेवियर हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर कैसा हो? इमोरल बिहेवियर हो।
अनैतिक व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है उसको डिबोचरी बोला जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई अनैतिक व्यवहार कर रहा है तो वो डिबोचरी में आएगा। बाइगेमी, जिसकी 2 मैरिज हुई हों उसको बाइगेमी बोला जाता है। तो अपना एक ही ऑप्शन रहता है पॉलीएंड्री, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया था ताकि मैं यहीं अपनी सीरीज़ ख़त्म ना करूं और दोनों ऑप्शन को अच्छे से हम एक्सप्लेन करके समझ लें। पॉली का मीनिंग हो गया बहुत और एंट्री का मीनिंग हो गया यहाँ पर हस्बैंड से, जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस क्लास के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और 28 जो है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, यानी प्राचीन अगर समाज का अध्ययन हमें करना है तो उसको क्या बोला जाता है? हिस्ट्री तो ऑफ कोर्स नहीं बोला जाता। और एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है मानव विज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मानव विज्ञान, जब मानवता का अध्ययन किया जाता है कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विकास हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको एंथ्रोपोलॉजी में हम काउंट करके चलते हैं। आगे देखिए, आर्कियोलॉजी, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। एंथनोलॉजी, एंथनोलॉजी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का मीनिंग हो गया मानव प्रजाति का। अगर वैज्ञानिक अध्ययन हम देखें तो उसको एंथ्रोलॉजी में हम लेकर के चलेंगे। और एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान हो गया, इसके अंदर मानव विज्ञान हो गया, अलग अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एंथ्रोलॉजी में हम सिर्फ ह्यूमन रेस, मानव प्रजाति की विशेष तौर पर साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो अपना एक वर्ड रहता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंदर हम एंशियंट सोसाइटीज़ की जो है स्टडी करते हैं कि इंसान कैसे रहते थे, सोसाइटीज़ कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करती थी, कैसा उनका स्ट्रक्चर था, तो उसको आर्कियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फुलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड, एक ऐसा विश्वास जो मूर्खता से परिपूर्ण हो कि भगवान जो है वो खुद इंसान है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा मूर्ख इंसान है जो अपने आप को भगवान मान लेता है, उसको क्या बोला जाता है? देखिए, इसके अंदर ब्लास्फेमी का मीनिंग हो गया अगर हम धर्म का निरादर करें। ब्लास्फेमी का मीनिंग हुआ धर्म के बारे में अगर अपमानजनक बातें हम करें तो उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। अगर आपके आसपास कोई अधर्मी व्यक्ति है तो उसको ब्लास्फेमी आप बोल सकते हो। देखिए, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मीनिंग हो गया धर्म गुरुओं की सरकार। धर्म गुरु, गुरुओं की सरकार। अगर धर्म गुरु सरकार चलाते हैं तो उसको थियोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, ये बढ़ते हैं। और पैरेनोइया, पैरेनोइया एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है एक मानसिक बीमारी, एक मानसिक बीमारी। याद रखिएगा, एक मेंटल इलनेस है। पैरेनोइया क्या है? एक मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, जिसके अंदर क्या समझा जाता है कि दूसरे लोग आपका नुकसान ही पहुंचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो ये देखता है कि नहीं, ये मेरा नुकसान चाहता है, ये भी मेरा नुकसान चाहता है, ऐसी पर्सनैलिटी को हम पैरेनोइया बोलते हैं। तो ब्लास्फेमी जो है वो भी नहीं हो सकता, थियोक्रेसी ये भी नहीं, पैरेनोइया ये भी नहीं, तो थियोमेनिया रहेगा, थियोमेनिया रहेगा। ओके, तो यानी धर्म के प्रति कोई अगर कोई पागल व्यक्ति हो तो उसको थियोमेनिया में हम काउंट करके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30th वर्ड की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास का अपना जो है 5th वर्ड है ये, वैसे 30th है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग, यानी कि कोई मीटिंग चल रही है और उसमें किस मुद्दे पर बात होनी है, क्या क्या बातें होनी है, उसकी एक सूची बना ली जाती है। उस सूची को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो शेड्यूल ये नहीं हो सकता, एजेंडा ये भी नहीं हो सकता। मैं पहले आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा इजी है, सारे पढ़े हुए लग रहे हैं।
बजाय लास्ट के। लास्ट का वाला जो डी ऑप्शन है वो थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये है सब्ट का मीनिंग होता है अंश या भाग, छोटा हिस्सा। बड़े भाग में से अगर हम थोड़ा सा अंश बाहर निकाल लेते हैं, उसको एक शब्द में काउंट करते हैं, तो ये तो अपना नहीं हो सकता। प्रोसीडिंग्स कोई कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स अपना आंसर जरूर आप सोच करके रखें। प्रोसीडिंग्स का मीनिंग होगा कोई भी कार्यवाही जो है, गतिविधि है, उसको प्रोसीडिंग्स में हम काउंट करते हैं। और फर्स्ट शेड्यूल नहीं हो सकता, तो अपना क्या रहेगा, एजेंडा। यानी मीटिंग का आपने भी सुना होगा, एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जब हम बहुत ही ज़्यादा आधिकारिक औपचारिकता किसी बात में शामिल करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए, नेपोटिज्म का मीनिंग होता है भाई भतीजावाद। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए कोई पावर में इंसान है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई अधिकारी है, और वो अपने ही चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। यानी अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने की बात को हम नेपोटिज्म बोलते हैं। डिप्लोमेसी आपने बार बार सुना होगा, कूटनीति ये राजनीति के अंदर होता है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होता है, नौकरशाही इसमें नहीं हो सकती है। रेड टेपिज्म रहेगा। याद रखिएगा, आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, यानी जब विदेशों से कोई नेता आता है, विशिष्ट आता है, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। इसी से आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा औपचारिकता वहाँ हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। नंबर 32 क्या कह रहा है, द पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन टू द लॉ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी मुद्दे को कानून तक लेकर के आता है। प्लेंटिफ, लिटिगेंट और डेपोनेंट, डिफेंडेंट। डी से हम शुरू करेंगे। डिफेंडेंट का मीनिंग होगा जो बचाव करता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, बचाव करता। एक एक वर्ड हम अच्छे से क्लियर करेंगे, आप बने रहिए, आपकी वोकैब में बहुत ही ज़्यादा इन्हांसमेंट रहेगा, इजाफा होगा। डेपोनेंट का मीनिंग होगा जो एफिडेविट देता है, जो एफिडेविट देता है। तो इसमें डेपोनेंट के लिए मैं आपके लिए हिंदी में एक वर्ड लिख देता हूँ, शपथकार। यानी जैसे आपने एफिडेविट बनवाया होगा, देखा होगा, उसमें डेपोनेंट नीचे वर्ड लिया होता है, उस पर हम सिग्नेचर करते हैं, या जो एफिडेविट जमा करवाता है उसके सिग्नेचर होते हैं। चलिए ऑप्शंस 2 हमने रूल आउट कर दिए हैं। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लिटिगेंट का मीनिंग होता है याचिका, या जो कोई याचिका लेकर के जाता है, यानी कि कानून के सामने जो कोई याचिका लेकर के जाएगा वो लिटिगेंट कहलाएगा, ठीक है। और प्लेंटिफ का मीनिंग हो गया जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति मुकदमा लेकर के कानून के सामने जाता है, या शिकायत विशेष तौर पर लेकर के जाता है, तो प्लेंटिफ। इनमें हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन टू द लॉ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसको हम प्लेंटिफ में काउंट करके चलेंगे, यानी शिकायत करता। कोई व्यक्ति शिकायत करता है किसी बात के बारे में, तो उसको प्लेंटिफ में हम काउंट करते हैं। याचिकाकर्ता भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन प्लेंटिफ अपना राइट आंसर इसमें रहेगा। द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, जब एक कोई सिगरेट है, उसका अंतिम बचा हुआ जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है। यानी सिगरेट जब ख़त्म हो जाती है, तो अंत में जो बच जाता है एक पार्ट, उसको क्या बोला जाता है। देखिए, स्टंप, स्टब, रैग, स्क्रैप। बड़े स्टंप आपने सुना होगा, जैसे क्रिकेट में भी क्या होता है, स्टंप होता है। तो स्टंप का मीनिंग हो गया लकड़ी से संबंधित। रैग मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, रैग का मीनिंग होगा फटा पुराना कपड़ा, चीथड़ा जिसको बोलते हैं। स्क्रैप का मीनिंग हो गया कोई भी कबाड़ जैसे, उसको स्क्रैप बोलते हैं। तो अपना एक आंसर रह गया स्टब, यानी कि सिगरेट का जो अंत का बचा हुआ हिस्सा है वो स्टब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको बड़ी आसानी से सीखने को मिलेंगे। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसी जगह के बारे में हमें बताना है जहाँ पर सार्वजनिक, सरकारी, ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा जाता है। देखिए, कोफर, कोफर अपना नहीं हो सकता है, कोफर कॉफिन से आप लेंगे। पेंट्री का मीनिंग हो गया जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। आगे एक वर्ड आ रहा है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये भी आप याद रखिएगा, स्कलरी। स्कलरी का मीनिंग हो गया बावर्ची खाना, बावर्ची खाना, बावर्ची खाना, जहाँ पर किचन के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, या रूम होता है, घर के पीछे भी कई बार ये रूम होता है, उसको स्कलरी बोलते हैं, जो जिसके अंदर हम खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, या जहाँ पर रसोइया है वो रहता है, उसको बावर्ची खाना हम बोलते हैं। तो ये रहेगा अकाइव, ठीक है ना, अकाइव रहेगा जहाँ पर हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड है वो रखे जाते हैं। पोस्ट विदाउट रिन्यूमरेशन, रिन्यूमरेशन का मीनिंग हो गया वेतन या फिर भत्ता, ठीक है ना, वेतन, भत्ता, पैसा जो काम के बदले दिया जाता है उसको रिन्यूमरेशन बोलते हैं। एक ऐसी पोस्ट जिसमें वेतन नहीं मिलता, जिसमें वेतन नहीं मिलता, बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। वॉलंटरी का मीनिंग हो गया अपनी इच्छा से, ठीक है, उसका ही अपोजिट क्या हो गया, इनवॉलंटरी, अपनी इच्छा से न होना। तो ये दोनों हमने रूल आउट कर दिए, ठीक है। दो वर्ड इंपॉर्टेंट अपने सामने हैं, एक तो है सिनेक्योर, एक है ऑनरेरी, ठीक है। सिनेक्योर का मीनिंग भी क्या होता है, टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, जो बड़े आराम की पोस्ट होती है, काम बहुत थोड़ा होता है लेकिन पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी या बड़ी पोस्ट के बारे में बात नहीं करी गई है, इसीलिए सिनेक्योर नहीं रहेगा, अपना ऑनरेरी आंसर रहेगा। ऑनरेरी को अवैतनिक भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, देखिएगा ध्यान से, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो जाना, एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाने को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, प्रवास। इमिग्रेशन, देखिए, ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन, ये दो वर्ड आपके सामने, इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन और माइग्रेशन, इनके मतलब को समझना जरूरी है। माइग्रेशन का मीनिंग कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी दिशा के अंदर चला गया, ठीक है। और इन दोनों के अंदर हमें अच्छे से मीनिंग समझना है, तो बड़े ध्यान से समझिए। इमिग्रेशन का मीनिंग है किसी एक विशिष्ट दिशा के अंदर, माइग्रेशन का मीनिंग किसी भी दिशा के अंदर, और इमिग्रेशन का मीनिंग किसी विशिष्ट दिशा के अंदर, किसी कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति चला गया, किसी कंट्री के अंदर, लेकिन वो क्या है, वहाँ पर नॉन परमानेंट है। याद रखिएगा, वो किसी कंट्री के अंदर तो गया है लेकिन वहाँ पर क्या है, नॉन परमानेंट है, ठीक है। और यहाँ इमिग्रेशन से भी क्या हुआ, किसी कंट्री के अंदर तो कोई व्यक्ति गया है लेकिन परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर गया है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या रहेगा, परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर गया है, ठीक है। तो यहाँ इमिग्रेशन में रेजिडेंशिप नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है उस देश की, इमिग्रेशन में वो परमानेंटली वहीं रहने के लिए चला गया है, तो ये अपने दो नहीं हो सकते। माइग्रेशन भी नहीं हो सकता, इसको एक्सोडस में काउंट हम करेंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का पलायन एक्सोडस कहलाता है। चलिए, लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, एक ऐसी लॉटरी जिसके अंदर एक आर्टिकल है, एक मतलब कोई वस्तु आप कह लीजिए, और वो जो बहुत सारे लोग टिकट ले रहे हैं उनमें से एक को असाइन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। ऑक्शन का मीनिंग तो हो गया बोली लगाना, ये भी नहीं हो सकता। ऑडिट का मीनिंग जांच पड़ताल करना। ट्रांजिट का मीनिंग लेकर के जाना, तो ये नहीं हो सकता, तो ये रहेगा रैफल। क्या रहेगा, रैफल अपना इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, एक
मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी देश के अंदर ज़रूरत नहीं है, उसको देश से बाहर भेज देने को क्या कहते हैं? एक वर्ड में क्या कहते हैं? देखिएगा, एक्सक्लूड का मीनिंग होता है शामिल न करना। एक्सक्लूड का मीनिंग क्या होगा? शामिल न करना, यानी बाहर निकाल देना। एक इंक्लूड्स शामिल करना, एक्सक्लूड शामिल न करना। ओस्ट्रेसाइज का मीनिंग होता है जब हम किसी को प्रोहिबिट कर देते हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिट आप समझिएगा, जैसे अगर ऊंच नीच जात पात का भेदभाव, यानी जैसे किसी विशेष व्यक्ति को हम बोलें कि यहाँ नहीं आना, वहाँ नहीं जाना, उसको ऑस्ट्रेसाइज हम बोलते हैं, ठीक है। डिपोर्ट का मीनिंग होता है दूसरी जगह पर भेज देना, ये भी नहीं रहेगा। और एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मीनिंग होगा एक ऐसे व्यक्ति को देश निकाला दे देना जिसकी देश के अंदर ज़रूरत नहीं है, तो उसको एक्सपेट्रिएट हम काउंट करेंगे। देखिए, एक मिनट आप रुकिएगा। डिपोर्ट का मीनिंग भी मतलब बाहर भेजना होता है, और एक्सपेट्रिएट का मीनिंग यहाँ पर, सॉरी, ध्यान से देखिए, टू से अपना शुरू हो रहा है, टू से शुरू हो रहा है, तो यानी अपना जो आंसर है वो वर्ब रहेगा। यहाँ देखिएगा, एक्सपेट्रिएट का ये तो अपना क्या हो गया? नाउन हो गया। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ना, ये नाउन हो गया। देखिए, कन्फ्यूजन ऐसे ही क्रिएट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। एक्सपेट्रिएट को क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बाहर तो है, देश के अंदर नहीं है, लेकिन ये नाउन है, इसको प्रवासी बोला जाता है। उस व्यक्ति को बाहर भेजना, डिपोर्ट, जैसे मैंने बोला था ना कि देश से बाहर भेजना, उसको डिपोर्ट बोलते हैं। तो इनिशियली मैं एक्सपेट्रिएट पर चल रहा था, ऑल्दो ये नाउन है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा, डिपोर्ट रहेगा, एक अनवांटेड व्यक्ति को बाहर भेजना, क्योंकि ये अपना जो वर्ड है वो टू से स्टार्ट है। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं 39 की तरफ। वॉलेंट्री गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, यानी अपने पुत्र के फेवर में अगर कोई राजा अपने शासन को छोड़ देता है, अपनी राजगद्दी को छोड़ देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन को स्टडी करेंगे। रिनंसिएशन का मीनिंग होता है त्याग, इसका मीनिंग भी त्याग ही होता है, एक तरह का सेक्रीफाइस होता है, छोड़ देना सब कुछ। और एसेशन का मीनिंग होता है राजगद्दी पर बैठना, या फिर उसको आप एक वर्ड में बोल सकते हो, पद ग्रहण करना, है ना। पद ग्रहण को क्या बोलते हैं? एसेशन बोलते हैं। और रिसरेक्शन का मीनिंग होगा पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थान। रिसरेक्शन का मीनिंग होगा पुनरुत्थान, यानी दोबारा से किसी चीज़ को उठाना, उत्थान करना, उसको रिसरेक्शन बोलते हैं। तो अपना एक ऑप्शन बचता है एब्डिकेशन, ठीक है ना। एब्डिकेशन का मीनिंग होगा अगर कोई राजा, कोई भी बड़ा जो शासन करता है, वो अपने ही पुत्र के फेवर में अपनी राजगद्दी को छोड़ दे, उसको एब्डिकेशन बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड 40 की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड बिलीव्ड, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। अ चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स, बिलीव्ड नहीं आएगा इसमें। अ चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स, ठीक है। ब्रीव्ड ऑफ का मीनिंग होता है या तो एक या दोनों, जिसके माता पिता है वो मृत हैं, वो मर चुके हैं, ऐसे बच्चे को क्या बोला जाता है? देखिए, डेसोलेट का मीनिंग हो गया बेसहारा, याद रखिएगा। डेसोलेट का मीनिंग क्या हो गया? बेसहारा, या फिर अकेला भी बोल सकते हैं, वो क्या बोलेंगे? लोनली, ठीक है। और डेस्टिट्यूट का मीनिंग हो गया जो एक तरह से डेसोलेट और डेस्टिट्यूट एक में ही हम काउंट करके चलेंगे, इसका मीनिंग भी क्या रहेगा? लोनली रहेगा, या बेसहारा आप बोल सकते हो, ठीक है। और ऑर्फन अनाथ हो गया। और ये लाउट है, एक
इंटरेस्टिंग वर्ड है लाउड। लाउड का मीनिंग होगा फुलिश यूथ। ऐसा युवा व्यक्ति जो काफी उन्मादी है, पागलों की तरह व्यवहार करता है, उसको लाउड बोलते हैं। तो ये अपना नहीं रहेगा। डेसोलेट और डेस्टिट्यूट लगभग एक जैसे से मीनिंग इसमें निकल के आ रहे हैं, तो अपना ये नहीं रहेगा। सी ऑप्शन ऑफन अपना राइट आंसर रहेगा। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल। विल का मीनिंग इच्छा है। अपनी इच्छा से छोड़ा गया जो गिफ्ट है वो क्या कहलाता है? देखिए, एलिमनी। एलिमनी का मीनिंग होता है जब हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स का केस फाइल हो और कोर्ट जो है वो हस्बैंड को ये ऑर्डर करे कि आपको उसकी वाइफ को इतना पैसा देना है, तो उसको एलिमनी बोला जाता है। पैट्रिमनी यानी इसको आप समझ सकते हो, जो पैतृक संपत्ति से संबंधित बात होगी। लेगेसी जो मतलब परंपरा चलती आ रही है। प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया जायदाद। तो जायदाद अपनी इच्छा से भी छोड़ना जरूरी नहीं होता, ये परचेज भी की जा सकती है और ज़बरदस्ती भी ली जा सकती है। तो ये एक लेगेसी रहेगी, एक परंपरा रहेगी। लेगेसी का मीनिंग होगा ऐसे ऐसे गिफ्ट जो कोई हमारे पूर्वज या अपनी इच्छा से छोड़ करके गए हैं, वो परंपरा चलती आ रही है, उसको लेगेसी में हम काउंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 42nd वर्ड को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास 50 जो वर्ड्स हैं वो वहाँ तक रहेगी। ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर। डिक्टेटर का मीनिंग हो गया तानाशाह। ऐसा कोई भी जो शासक जो अपनी मन मर्जी चलाए, मन मर्जी से शासन करे, उसकी सरकार को क्या बोला जाता है? तो डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो प्रजातंत्र रहेगा। ठीक है, और इन तीनों ऑप्शंस को समझ लेना जरूरी है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वन को डिस्कस करते हैं। थियो जहां पर भी मिले ना, इसका मीनिंग होता है धर्म। ठीक है, और क्रेसी का मीनिंग राज, तो धर्मराज। जहां पर धर्म का राज हो उसको थियोक्रेसी हम बोलते हैं। ठीक है, और ओलिगैर्की। ओलिगैर्की का मीनिंग होगा कुछ प्रभावशाली लोगों की सत्ता। कुछ प्रभावशाली लोगों की सत्ता, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपकी वोकैब में बहुत ही अच्छा इन्हांसमेंट इन क्लासेस से रहेगा। कुछ प्रभावशाली लोगों की सत्ता या सरकार। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कुछ प्रभावशाली लोग ही वहाँ पर शासन कर रहे हैं तो उसको ओलिगैर्की बोला जाता है। तो अपना एक रहता है बी, ऑटोक्रेसी। तो जब एक ही इंसान शासन करे तो उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं और उसके शासन की पद्धति को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो अपना ऑप्शन जो है बी राइट रहेगा, सी और डी नहीं रहेगा। चलिए 43rd वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर। जो हमेशा खतरों से भागता हुआ दिखाई पड़े उसको क्या बोलते हैं? देखिए, कवर्ड कायर, आपको लग रहा होगा कि वो तो कायर होगा। श्रीकर, श्रीकर सबसे पहले देख लेते हैं। श्रीकर का मीनिंग होता है काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराना। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है उसको श्रीकर बोलते हैं। ऐसे बोला भी जाता है ना, डोंट शक वर्क, यानी काम से जी मत चुराइए। कवर्ड कायर हो गया। तो डेफिनेटली कायर एस्केपिस्ट का मीनिंग हो गया जो रियलिटी से बच करके भागे। ठीक है, जो क्या हो, रन अवे फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जो जीवन के कटु अनुभवों से भाग जाए डर करके उसको स्केपिस्ट बोलते हैं। तो ये तो अपना नहीं रहेगा। अब दो ऑप्शन रहेगी, टिमिड और कवर्ड। कवर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कायर हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? कायर हो गया। और टिमिड,
टिमिड का मीनिंग क्या हो गया? डरपोक हो गया। अब इनको समझ लेना ज़रूरी है। आपको लगेगा कि जो डरपोक है वो भी कायर है, लेकिन हमें सेंस के अकॉर्डिंग जाना होता है। जब इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, मैं जान करके ऐसे ऑप्शंस आपके सामने लाता हूं ताकि हम अच्छे से डिस्कशन करें कि अपना राइट आंसर क्या रहेगा। कवर्ड कायर, जो खतरों से भागे वो कायर और डरपोक। अगर हम सेंस पर जाएं तो अपना क्या रहेगा? टिमिड, डरपोक रहेगा। यानी कि ऐसे इंसान को हम कायर बोलने की बजाय ज़्यादातर डरपोक बोलते हैं। अपने सेंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा, ये आंसर नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेट कर लिया। चलिए 44th वर्ड की तरफ चलते हैं। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड और लॉस्ट एंड लॉस्ट। ठीक है ना? यानी एक ऐसे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी गई कोई जो कविता है, जिसको गवा दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ओड। ओड ये क्या रहेगा? लिरिकल पोएम रहेगा। यानी कि ऐसी पोएम जिसको हम सॉन्ग की तरह सिंग कर सकते हैं, उसको ओड बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है। और एपिक, ये कोई बहुत बड़ा ग्रंथ में हम लेकर के चलते हैं। सोनेट, सोनेट का मीनिंग 14 लाइन की पोएम। ये हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं वर्ड्स। ठीक है ना? और डी ऑप्शन एलेगी। ठीक है ना? तो अपना जो आंसर है वो डी रहेगा। अ पोएम रिटन इन द डेथ ऑफ समवन लव्ड और एंड लॉस्ट, ये एलगी रहेगा। किसी की मृत्यु पर जो कोई कविता लिखी जाती है उसको एलगी बोलते हैं। वन हु डिस्पाइजेज पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, एक कोई भी व्यक्ति जो निम्न तबके के लोगों से डिस्पाइज करता है, घृणा करता है, उसको क्या बोला जाता है? बड़े इम्पोर्टेंट कुछ एक वर्ड दिए हुए हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले है प्रिम। प्रिम का मीनिंग रहेगा यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नियमों से बंधा हुआ हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नियमों से बंधा हुआ हो उसको प्रिम बोला जाता है, नियम निष्ठ। ठीक है। रूल्स से बाउंड जो व्यक्ति है उसको प्रिम बोला जाता है। प्रिग, प्रिग का मीनिंग रहेगा भाव शून्य व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। भाव शून्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई विशेष भाव न आए उसको भाव शून्य व्यक्ति बोलते हैं। भाव शून्य और एक तरह से घमंडी व्यक्ति भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जो पर्सनैलिटीज़ आप अपने आसपास देखते हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स विशेष रहेंगे। तो प्रिग घमंडी व्यक्ति भी हो गया, भाव शून्य व्यक्ति हो गया। यानी इतना घमंड कि उसको किसी दरिद्र की दरिद्रता न दिखाई दे, किसी दुखी व्यक्ति का दुख दिखाई न दे, तो उसको प्रिग बोला जाता है। प्रिम का मीनिंग हो गया जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ही सख्ती से बंधा हुआ व्यक्ति है। प्रिग भी नहीं रहेगा। अरिस्टोक्रेट, ये जो है अरिस्टोक्रेसी से संबंधित है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अरिस्टोक्रेटिक जो व्यक्ति है उसको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। क्लीन व्यक्ति, तो अपना एक ही आंसर रहता है बी, स्नॉब। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी निम्न जाति के लोग से घृणा करे उसको स्नोब बोलते हैं। तो याद रखिएगा। ग्रेजुअली रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि धीरे धीरे अगर बीमारी से उभरने की बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसके हमारे सामने जो वर्ड हैं वो देखिए। सबसे पहले हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मीनिंग होगा मिर्गी। ठीक है ना? ध्यान से इन वर्ड्स को देखिए। मिर्गी, मिर्गी के जैसे दौरे आते हैं। और एमनेजिया का मीनिंग होता है भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी। एमनेजिया का मीनिंग क्या होगा? भूलने की बीमारी। कोई व्यक्ति बार बार कोई चीज़ को भूल जाता है तो उसको एमनेजिया बोलते हैं। सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन का मीनिंग होगा एक ओल्ड एज सिचुएशन होती है, ओल्ड एज कंडीशन होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिटायरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? रिटायरमेंट, यानी जब रिटायरमेंट होती है तब क्या मिलती है? पेंशन मिलती है।
और पेंशन कब मिलती है? ओल्ड एज में मिलती है। तो ये देखिए, चाहे आप इसको रिटायरमेंट में ले लें, पेंशन में ले लें, ओल्ड एज में ले लें, तो सुपर एनुएशन तो नहीं होगा और एमनेजिया भी नहीं होगा, हिस्टीरिया भी नहीं होगा। तो ये रहेगा अपना कन्वल्सेंस। क्या रहेगा? कन्वल्सेंस, सॉरी कन्वल्सेंस अपना जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये अपना आंसर ऑप्शन डी राइट रहेगा, कन्वल्सेंस। ओके, वन हु इज डिटर्मिन्ड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। ये एक वर्ड है वेंजेंस। वेंजेंस का मीनिंग होगा रिवेंज, ठीक है, बदला। रॉन्ग्स का मीनिंग गलत क्या होना। तो मैं इसका आपको अगर सही से मीनिंग बताऊं, यानी किसी व्यक्ति के साथ बहुत गलत हुआ और वो व्यक्ति अब बदला लेना चाहता है, तो उस बदला लेने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? देखिए, विंडिकेटर का मीनिंग होता है बचाने वाला। विंडिकेटर क्या मीनिंग क्या होगा? द सेवियर, बचाने वाला, द सेवियर, ठीक है, विंडिकेटर। और यूसरर का मीनिंग होगा जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर पैसा जो है वो लैंड करता है, उधार पर देता, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार देने वाले व्यक्ति को यूसरर बोला जाता है। तो ये नहीं रहेगा, ये भी अपना नहीं रहेगा, एलिमिनेट हमने फर्स्ट टू को कर लिया है। अब जब विंडिकेटिव आ गया है तो ध्यान से देखिएगा, बचाने वाला और वेरुलेंट। वेरुलेंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ, विषैला, ठीक है ना, विषैला। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें बहुत ही ज़्यादा उन्माद हमें दिखाई पड़े, विष दिखाई पड़े, क्रोध दिखाई पड़े, उसको वेरुलेंट बोला जाता है, ठीक है। ये भी अपना नहीं रहेगा। तो अब अपना एक ऑप्शन रहता है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, ठीक है। तो अपना जो है ऐसा व्यक्ति जो किसी से बदला ले, उसको विंडिक्टिव बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। एक कोई भी व्यक्ति जो ये मान करके चले कि खुशी जो है, किसी भी काम को करने में जो खुशी मिल रही है वो सबसे बड़ी है, वो सर्वोपरि है। तो देखिए, स्टोइक का मीनिंग हो गया वैरागी, वैरागी। एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, अपना आंसर जरूर आप सोचें। नेक्स्ट है हेडनिस्ट। हेडनिस्ट का मीनिंग हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो, चलिए मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा इसका। एपिक्योर, एपिक्योर का मीनिंग हो गया भोगवादी, भोगवादी। और सेंसुअल का मीनिंग हो गया जो इंद्रिय सुख के अंदर विश्वास रखता है। ये अपने ऑप्शन नहीं रहेंगे, मैंने बी ऑप्शन इसीलिए छोड़ा था कि हेडोनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो ये मान करके चले कि मुख्य जो खुशी है, वो जीवन में के अंदर जो खुशी है वही हमारा मेन उद्देश्य है, उसी को हेडोनिस्ट बोला जाता है। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट का मीनिंग शुरुआत। शुरुआत अगर एक ही लेटर से हो किसी शब्द की तो उसको क्या बोला जाता है? राइम। राइम का मीनिंग हो गया कोई भी पोएम लय में जो होना। और एलिट्रेशन, जैसे हिंदी में आपने अनुप्रास अलंकार होगा, उसी तरीके से इंग्लिश में अनुप्रास को एलिट्रेशन बोला जाता है। तो राइम अपना तो नहीं हो सकता। पन, पन का मीनिंग हो गया किसी का मजाक बनाना, टू मेक, टू मेक फन ऑफ समबडी। किसी का मजाक बनाने को पन बोला जाता है। और ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग हो गया जब हम टू ऑपोजिट वर्ड को एक साथ रख दें, जैसे डेफनिंग साइलेंस। मैं वर्ड लिख रहा हूँ, मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। डेफनिंग साइलेंस यानी ऐसी खामोशी जो बहरा कर देने वाली हो, डेफनिंग साइलेंस, है ना। डेफनिंग साइलेंस यानी खामोशी कैसे बहरा कर सकती है? जहाँ पर कोई शोर न हो वो कैसे किसी को बहरा कर सकती है? नॉइज से कोई व्यक्ति डेफ हो सकता है
उसकी सुनने की क्षमता जा सकती है। तो देखिए, दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड एक साथ मैंने रखे, जिसका मीनिंग जो है वो इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, फिर भी एक साथ आ गए हैं, तो इस कंडीशन को ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। तो अपना ये भी नहीं हो सकता, तो अपना रहेगा एलिट्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। एक कोई भी ऑफिस या कोई भी पोस्ट जिसके अंदर बहुत कम काम होता है लेकिन पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऑनरेरी का मीनिंग तो हो गया जब बिल्कुल कोई इंसान अपनी इच्छा से कोई वेतन ना ले, उसको ऑनरेरी बोला जाता है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, ये वर्ड सिनेक्योर का मीनिंग मैं आपको पहले भी इसमें बता चुका हूँ। और ग्रेटिस का मीनिंग होगा निःशुल्क। कोई भी मान लीजिए वस्तु है, सेवा है, उसका अगर कोई पैसा ना लगे तो उसको ग्रेटिस बोलते हैं। एक्स ऑफिशियो का मीनिंग हो गया जैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, कोई पोजीशन पर रहते हुए जिम्मेदारियां होगी, तो ये भी नहीं रहेगा, ग्रेटिस भी नहीं रहेगा। ऑनरेरी हम पहले भी कर चुके हैं। अपनी इच्छा से अगर कोई वेतन ना ले तो उसको ऑनरेरी में हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हाई पोस्ट है, ऊंची पोस्ट है, और कोई पैसा ऊंची पोस्ट है, काम बहुत कम है और पेमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की पोस्ट को क्या बोलते हैं? सिनेक्योर बोलते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लीजिएगा। ऑनरेरी का मीनिंग होगा अवैतनिक, जैसे बोला जाता है अवैतनिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से ये बोल दे कि मैं तो किसी तरीके का वेतन नहीं लूँगा, मैं समाज के भले के लिए काम करूँगा और मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसको ऑनरेरी बोला जाता है। सिनेक्योर का मीनिंग होगा एक ऊंची पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है, जहाँ की जिम्मेदारियाँ बहुत कम है, जहाँ का काम बहुत कम है, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो उसको सिनेक्योर बोला जाता है। तो देखिए कितने कम समय में हमने कितने अच्छे अच्छे वर्ड कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस रहेगी। और आने वाले 2 डेज के अंदर एक करंट अफेयर की बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी, जिसके अंदर अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।